हेलो दोस्तों, आज हम यूनिट फर्स्ट का सेकंड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सेकंड लेसन क्या है, इसका क्या नाम है, नर तथा मादा युग्मकोद्भिद, उसकी संरचना और एवं विकास। इससे पहले हमने फर्स्ट लेसन पढ़ लिया। फर्स्ट लेसन में हमने मुख्य रूप से जनन के दो प्रकार पढ़े थे, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया था हमने, अनिषेक बीज का और कायिक जनन। फिर कायिक जनन के प्रकार पढ़े थे। कायिक जनन के दो प्रकार थे, एक तो प्राकृतिक कायिक जनन और एक कृत्रिम कायिक जनन, और उन सब के प्रकार पढ़े थे हमने। और लास्ट में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, पुष्प की अनुदैर्घ्य। अब उसके बाद आगे देखिए सेकंड लेसन है। लेसन का नाम क्या है, नर तथा मादा युग्मकोद्भिद और उसकी संरचना एवं विकास। यानी कि हमने इन दोनों टॉपिक की, नर युग्मकोद्भिद तथा मादा युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद को इंग्लिश में गेमेटोफाइट, तो इनकी संरचना पढ़नी है और इनका विकास कैसे होता है ये पढ़ना है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद जो हमारे पास नर युग्मक के रूप में जो संरचना रहेगी वो जिनके अंदर पाई जाती है, उन संरचनाओं को क्या कहा जाता है, नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद। इसके लिए संरचनाएं आपके पार्टों में बनती है, तो इसलिए हम इसको पार्टों में पढ़ रहे हैं। जब इस वाले पार्ट में हम मुख्य रूप से ये 6 टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट है आपके पुंकेसर की संरचना, दूसरा टॉपिक है परागकोश की आंतरिक संरचना, तीसरा नर युग्मकोद्भिद का विकास, चौथा है स्त्री केसर की संरचना, 5 नंबर पे बीजांड की संरचना, 6 नंबर पे मादा युग्मकोद्भिद का विकास। अब आपकी जो लेसन का नाम है, इसको एक मिनट के लिए सब याद रख लीजिएगा। बाकी ये जब हम ये वाला टॉपिक क्लियर करेंगे तब आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा, और जब लास्ट वाला 6 वाला करेंगे तब ये समझ में आ जाएगा। जब ये सब कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं एक बार इसको फिर रिवाइज करा दूंगा। अब आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक कौन सा है आपके, पुंकेसर की संरचना। अब आपको याद हो तो हमने पुष्प की अनुदैर्घ्य काट पढ़ी थी। उसमें पुष्प की अनुदैर्घ्य काट में नर वाला भाग कौन सा था आपके, पुंकेसर। देखिए किस तरह से होता है वो, ये हमारे एक पुंकेसर की संरचना है। पुंकेसर को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। फर्स्ट नंबर पे था आपके परागकोश, सेकेंड नंबर पे यहाँ पे था आपके योजी, और तीसरे नंबर पे था आपके पूतंतु। मैंने वहां पे मतलब बता रहे थे, यानी कि इसमें परागकणों को संचित करके इकट्ठा करके रखा जाता है, तो ये परागकोश हो गए। परागकोश और पूतंतु को जोड़ने वाली संरचना को योजी कहा जाता है, और एक डंडीनुमा तंतुनुमा संरचना होती है, उसको क्या कहा जाता है, पूतंतु। पूत यहाँ पे आपके पूत से लिया हुआ है, तो आपका पुंकेसर से बोल दीजिए तो क्या हो गया, पूतंतु यानी पुंकेसर का तंतु। तो इस तरह से ये पुंकेसर की संरचना होती है। इसमें सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि परागकोश तो हम ये इस तरह से बनाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है आपके द्विपालित परागकोश है। कैसा है, द्विपालित, 2 पालियां हैं, एक ये वाली पाली है और एक ये वाली पाली है। तो इस तरह से ये कैसा हो गया, द्विपालित परागकोश हो गया। तो हम जितने भी आवर्त बीजी पादप पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक भी कौन सा है, आवर्त बीजी, उसमें सारे पादप किस तरह के होते हैं, पुंकेसर किस तरह का होता है, द्विपालित। लेकिन आवर्त बीजी पादपों में एक कुल है, उसका इसका अपवाद है, उस कुल का नाम है मालवेसी कुल। इस मालवेसी कुल की हिस्से में लिखिए, जैसे मेंबर है, मैं कुछ मेंबर बता देता हूँ आपको। रखने आपने गुड़हल, कपास, भिंडी, ये आदि जितने भी मेंबर है, इन ये सब किस में आते हैं, मालवेसी कुल। और मालवेसी कुल के अंदर जो परागकोश होता है वो कैसा होता है, एक पालित होता है। यानी कि अगर मैं ऊपर वाला डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं इस तरह से बना लूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक पालित। और अगर इसमें बीच में लाइन की जरूरत है, किस तरह से बना जाता है, द्विपालित। तो आपको अच्छी तरह याद रखना, ये क्या है, इसका अपवाद है कि नॉर्मली जितने भी आवर्त बीजी पादप है उनमें परागकोश कैसा होता है, द्विपालित। लेकिन मालवेसी कुल के अंदर परागकोश कैसा होता है, एक पालित। ठीक है, ये पुंकेसर की संरचना होगी। देख लीजिए एक बार और, परागकोश, इसके बाद यहाँ पे जिनको दोनों से जुड़ा हुआ है वो योजी, और तंतुनुमा संरचना पूतंतु। परागकोश द्विपालित होता है सभी आवर्त बीजियों में, लेकिन इसका अपवाद है मालवेसी कुल, जिसके अंदर गुड़हल, कपास, भिंडी सब आते हैं, उनमें ये कैसा होता है, एक पालित। ठीक है, अगला टॉपिक है परागकोश की आंतरिक संरचना। अब देखिए परागकोश की आंतरिक संरचना के लिए हम क्या करेंगे, इसकी अनुप्रस्थ काट लेंगे। ठीक है, अनुप्रस्थ काट कैसे बनाएंगे, देखिए ये परागकोश, ये अपने पास था, पर ये ऊपर वाला हिस्सा क्या था, परागकोश था। अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या हो गया, इसको क्षेत्र स्थल पर काटना है, तो ये किस तरह से काटेंगे,
तो इस तरह से इसकी स्लाइड काटते हुए इसकी क्या करेंगे, आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। अब आंतरिक संरचना कैसी दिखाई देती है, देखिए मैं आपको बनाकर ड्रॉ कर देता हूँ। फर्स्ट नंबर पे इसमें जो अगर हम बाहर से अंदर की ओर देखेंगे तो पहले नंबर पे जो परत आती है उसका नाम क्या होता है, अधिचर, या जिसको हम बाह्य त्वचा भी कर देते हैं। तो आपके फर्स्ट टॉपिक हो जाता है इसका, बाहर से अगर हम अंदर की ओर देखते हैं तो फर्स्ट परत कौन सी आ जाती है, अधिचर्म या बाह्य त्वचा, जो क्या करती है, सबसे पहली परत होती है और परागकोश की क्या करती है, सुरक्षा का कार्य करती है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है आपके यहाँ पे एंडोथीसियम। दूसरी परत का नाम होता है आपने एंडोथीसियम, लिख देता हूं। दूसरी परत का नाम होता है एंडोथीसियम। ये सेकेंड नंबर की परत आती है, इसमें एंडोथीसियम। ये स्तंभाकार कोशिकाएं होती है। इन स्तंभाकार कोशिकाओं में बीच बीच में वे सभी कोशिकाओं के अंदर ये इस तरह से पट्टियां पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है, अल्फा सेलुलोज की बनी होती है। तो अल्फा सेलुलोज की पट्टियां पाई जाती है। इस अल्फा सेलुलोज का गुण क्या होता है, ये आर्द्रता ग्राही होता है। और आर्द्रता ग्राही का मतलब ये नमी को ग्रहण कर लेता है और परागकोश के स्फुटन में सहायक होता है। स्फुटन का मतलब फट जाने के स्फुटन में सहायक है। अभी मैं मतलब समझा दूंगा। तीसरे नंबर पे देखिए, तीसरे नंबर पे यहाँ पे आपके जो परत पाई जाती है उसका नाम है मध्य परत या मध्य परत है। ये कुछ पार्कों के अंदर नॉर्मली एक होती है, कुछ के अंदर दो भी मिलती है, कुछ के अंदर तीन भी मिलती है, यानी कि ये 1 से 3 तक पाई जा सकती है। इसके बाद यहाँ पे जो हमें परत मिलती है उसका नाम है, 4 नंबर की जो परत मिलेगी अपने को उसका नाम है टेपिटम। और इसके अंदर जो रहते हैं वो आपके रहता है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। इस तरह से 4 हिस्से हो गए इसके। फर्स्ट नंबर पे अधिचर्म या बाह्य त्वचा, ये एक परत पाई जाती है, परागकोश के ऊपर पाई जाएगी। सेकंड नंबर पे आपकी पाई जाती है एंडोथीसियम, जिसके अंदर अल्फा सेलुलोज की पट्टियां पाई जाती है, जो आर्द्रता ग्राही होती है, मतलब नमी को ग्रहण करने वाली होती है, और ये परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है। तीसरे नंबर पे आपकी पाई जाती है मध्य परतें। ये मध्य परतें 1 से लेकर 3 तक पाई जा सकती है। चौथे नंबर पे टेपिटम, जो कि क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। किसको पोषण प्रदान करती है, इसका मुख्य कार्य है ये पोषण प्रदान करती है। किसको पोषण प्रदान करती है, लघु बीजाणुओं को। लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती है। इंपोर्टेंट है, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि टेपिटम का मुख्य कार्य है। तो टेपिटम का मुख्य कार्य लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना। और इस टेपिटम के अंदर क्या रहती है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा किसका निर्माण करती है, लघु बीजाणुओं का। किसका निर्माण करेगी, लघु बीजाणु। इस तरह से हमारे पास ये 4 परतें होंगी। फर्स्ट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अधिचर्म या बाह्य त्वचा सबसे बाहर की ओर एक परत के रूप में। इसके बाद एक परत के रूप में एंडोथीसियम पाई जाती है। यह आकार में थोड़ी बड़ी और स्तंभाकार होती है। ये कोशिकाओं के अंदर क्या होती है, अल्फा सेलुलोज की पट्टियां पाई जाती है, जो आर्द्रता ग्राही होती है, स्फुटन में सहायक होती है। तीसरे नंबर पे मध्य परतें पाई जाती है, जो 1 से लेकर 3 तक होती है। इनका कार्य देखा जाए तो ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका को पोषण प्रदान करती है। किसको करती है, मध्य परत तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी कि मदर सेल को पोषण प्रदान करेगी, जबकि चौथे नंबर की जो परत है टेपिटम, वो लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करती है। और ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिखिएगा इसको। ये इस तरह से 4 चीजें होगी। एक बार इसका डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। टेपिटम के प्रकार, अगला टॉपिक क्या है, देखिए टेपिटम के प्रकार। अभी हमने परागकोश की संरचना पढ़ी थी, उसमें चौथे नंबर की लेयर कौन सी थी, टेपिटम पढ़ी थी, जो कि क्या करती है, लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। अब आवृत्ति की पात्रों में टेपिटम 2 तरह का पाया जाता है। नंबर 1 होता है आपके अमीबीय टेपिटम, और दूसरा रहता है स्त्रावी, या इसको ग्रंथि भी बोल देते हैं, एक ही बात है।
टेपिटम। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह का टेपिटम हो जाता है। इन दोनों के नाम कैसे दिए गए, अमीबी टेपिटम। इस टेपिटम की कोशिकाएं जो होती है वो अमीबा के समान होती है, इस कारण इस टेपिटम को क्या कर दिया, अमीबीय टेपिटम। बाकी और कोई फर्क नहीं है, बेसिक कार्य तो इन दोनों तरह के टेपिटम का वही होगा कि ये दोनों ही लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करेंगे, मेन कार्य तो वही है। लेकिन पोषण प्रदान करने के दौरान ये कोशिकाएं किस तरह बन जाती है, अमीबा के समान। तो इसलिए इस टेपिटम को क्या बोल दिया जाता है, अमीबीय टेपिटम। इसका उदाहरण है, इसका एक स्पेशल उदाहरण है, उसको याद रखिएगा, टाइफा। ठीक है, कौन सा उदाहरण याद रखना है आपको, टाइफा। जैसे एवार्ड आता है आइफा, तो ये उसका भाई है टाइफा। अगला है आपके स्त्रावीय ग्रंथि टेपिटम। इस वाली कोशिका प्रकार के टेपिटम में कोशिकाएं क्या करेंगी, कुछ विशेष पदार्थों का स्त्राव करती है, और विशेष पदार्थों का स्त्राव करने के कारण इसको क्या कहा जाता है, स्त्रावी टेपिटम। और स्त्राव नॉर्मली ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया, बोल दिया जाता है ग्रंथि टेपिटम। अब ये कौन सा विशेष पदार्थ होता है, ये पदार्थ होता है स्पोरोपोलेनिन। नाम याद रखिएगा इसका, क्या नाम है, ग्रंथिल या स्त्रावी टेपिटम ने कौन सा पदार्थ को स्त्रावित किया, स्पोरोपोलेनिन। इंपोर्टेंट है, स्पोरोपोलेनिन को स्त्रावित किया, जो किस पे पाया जाएगा, लघु बीजाणुओं के ऊपर आवरण के रूप में पाया जाता है। ये पदार्थ किस रूप में पाया जाता है, लघु बीजाणुओं के ऊपर आवरण के रूप में पाया जाता है। और इसके आवरण की वजह से लघु बीजाणु लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं, और इसी कारण इनके जो जीवाश्म होते हैं वो भी हमें अच्छे प्राप्त होते हैं। किस कारण, इस पदार्थ के कारण। दोबारा मैं बोल देता हूँ सारे को, देखिए टेपिटम में इस दो प्रकार का होगा, अमीबीय टेपिटम। अमीबीय टेपिटम में टेपिटम की कोशिकाएं किसके समान हो जाती है, अमीबा के समान हो जाती है, कार्य वही करती है, लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करेगी। उदाहरण है इसका टाइफा। दूसरा प्रकार है स्त्रावी ग्रंथिल टेपिटम। इस तरह के टेपिटम के द्वारा क्या हो जाता है, विशेष पदार्थ स्त्रावित किया जाता है, और विशेष पदार्थ स्त्रावित करने के कारण इसको स्त्रावी कर देते हैं। विशेष पदार्थ नॉर्मली ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित किया जाता है, इसलिए इसका नाम ग्रंथिल भी है। तो ये स्त्रावी टेपिटम से एक विशेष पदार्थ स्त्रावित होता है, जिसका क्या नाम है, स्पोरोपोलेनिन। और ये पदार्थ लघु बीजाणुओं के ऊपर एक आवरण बना लेता है, और इस आवरण की वजह से जो लघु बीजाणु होते हैं हमारे, वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, और उनके जीवाश्म हमें अच्छे प्राप्त होते हैं। मतलब अच्छी कंडीशन में जीवाश्म प्राप्त होते हैं, नहीं तो अदरवाइज अगर इस तरह का आवरण नहीं रहता तो जो लघु बीजाणु है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस वजह से उनके जीवाश्म अच्छी तरह प्राप्त होते हैं, वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, और नॉर्मल भी लघु बीजाणु को ये सुरक्षा प्रदान करता है। रही बात उदाहरण, तो उदाहरण में इसके अधिकांश आवृत बीजी सभी में यही पाया जाता है। अधिकांश आवृत बीजी इसके उदाहरण है, जबकि उसका उदाहरण क्या था,